जय हिंद मेरे प्यारे ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, वेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगी जिसमें हम लोग वेक्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, विच इज वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जाम 2025। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो आप देख रहे हैं। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन y एक्सिस इज। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट, यहाँ पे जो ये प्रोजेक्शन की बात कर रहा है इसके लिए हमें एक चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला गया है कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप प्लस 4। तो हमारा जो वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर है 3i कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, आपको बोल रहा है इसका प्रोजेक्शन बताना है y एक्सिस में। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर अपॉन इसका मॉड, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, किसी भी वेक्टर की या किसी भी कोई भी वैल्यू है उसका यूनिट हम निकालते थे, उसकी डायरेक्शन हम लोग निकालते थे। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन बताना है y एक्सिस में, यानी कि इसकी डायरेक्शन आपको क्या बतानी कि y एक्सिस में ये कहाँ लाई कर रहा है। तो मुझे एक बार बताइए, इस वेक्टर में आपको कहीं भी y दिखाई दे रहा है। y डायरेक्शन किस चीज, y के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है आपका, j कैप। ये किसके लिए है, x के लिए। ये किसके लिए आपका बताइए, z के लिए है नहीं है, बताइए। तो इस वेक्टर में ओरिजिनली आपका y तो है ही नहीं, यानी j में तो है ही नहीं कुछ भी। तो मुझे एक बार बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं y एक्सिस में, प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है बच्चों। कभी भी आपसे अगर ये बोले कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्शन में यानी कि आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बताइए। सिंपल, आपको मैंने बोला कि j में तो है ही नहीं, इसका y एक्सिस में तो कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, डी। क्लियर है बात, बताइए इज इट क्लियर और नॉट। तो आप ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में कम इन योर एग्जाम। आपको ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर हमारा ऐसे निकाला जाता है। क्लियर और नॉट, बताइए सबको यूनिट वेक्टर निकालना आता है। अगर मैं बोलूं इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे आप बताइए, 3i कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस विल बी योर यूनिट वेक्टर। चलिए आइए करते हैं अगला सवाल। इसको कर देते हैं हम लोग इरेज। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है, यस, our next question is how many minimum number of coplanar vectors have different magnitudes can be added to give a zero resultant। ये कह रहा है कि कितने मिनिमम आपको कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। तो पहली बात ये आती है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो सेम प्लेन पर होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए, यहाँ पर हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, वेक्टर ए इज एडेड टू वेक्टर बी, है ना। और रेगुलर पॉलीगन रूल भी पढ़ा था आप लोगों ने, है ना, रेगुलर पॉलीगन लॉ भी पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था। हमने सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए। वेक्टर एडिशन की बात करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल गिव वेक्टर सी, है ना। तो ये ए और बी तो सेम प्लेन पे है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो सेम प्लेन पे आएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए होंगे आपको, क्योंकि दो वेक्टर से तो रिजल्ट बनेगा नहीं, है ना, सिर्फ दो, यानी तीसरा वेक्टर भी ऐड होगा जो कि एक रिजल्ट कहलाएगा। तो मिनिमम कितने हो गए बताइए, 3 हो गए। तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 कभी भी नहीं होंगे, 3 ही होंगे मिनिमम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिनिमम, ओके ये तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक वेक्टर ए है जो कि आपका इक्वल एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको कि एक ये वेक्टर ए है, ये इक्वल एंगल बना रहा है।
ठीक है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेन दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए व्हाइट कलर भी है यहाँ पे, ओके। चलिए तो सपोज एक्स के साथ ये बना रहा है अल्फा और वाई के साथ बना रहा है, यहां से लेना पड़ेगा, वाई के साथ बना रहा है ये बीटा और जेड के साथ बना रहा है ये गामा। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर ए है जो कि अलग अलग एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है हैव वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, आपको कह रहा है कि इसके ये जो वेक्टर है ना ए, इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू पूछ रहा है कि कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। मतलब जब हम इसको किसी एंगल पे ब्रेक करेंगे, जैसे हम किसी वेक्टर को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अलग अलग क्या मिलते हैं, कंपोनेंट मिलते हैं। वैसे तो एक तरह से आपको दिख रहा है ये 3D में आ जाएगा, और 3D के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोसाइन एंगल्स, है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हो आप लोग, बोलते नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा, आपको कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब इन सबकी वैल्यू इक्वल है। और अगर ऐसा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, हाँ कि ना। देन कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/3, है ना। और उसके बाद यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, हाँ कि ना। कॉस अल्फा की क्या वैल्यू हो गई, 1/√3। ठीक है भाई, एंगल तो मिल गया हमको। अब यहाँ पे इसने कंपोनेंट पूछा था, तो एक्चुअली में जो कंपोनेंट होते हैं, अगर मैं एक्स की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग जो कंपोनेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, आपका जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया, इनटू जो भी इसका एंगल होता है ना। जब हम लोग इसके डायरेक्शन कोसाइन के अलावा इनके मैग्नीट्यूड हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर मान लो अगर मैं लिखूं कि ये वेक्टर ए है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखते हैं हम लोग, तो कैसे लिखा जाता है बताइए, एक्स अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह से y अपॉन, हाँ कि ना। तो अगर ये मैग्नीट्यूड सारे बराबर हैं, एक्स वाई जेड ये सारे मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू 1/√3 नहीं हो जाएगी, बताइए, है ना, हाँ कि ना। बताइए, हमने कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा से क्या निकाली, वैल्यू निकाल दी कॉस अल्फा की, और कॉस अल्फा की वैल्यू खुद क्या है, यही तो है कॉस अल्फा की वैल्यू। तो मैंने क्या लिख दिया, कॉस अल्फा की वैल्यू तो 1/√3 मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीधा वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a/√3, हाँ कि ना। क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल करें बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। चलिए ओके, चलिए आगे देखें। आपको कह रहा है गिवन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है, एंगल बिटवीन a एंड y एक्सिस, ठीक है। आपको बोल रहा है a और y एक्सिस के बीच में एंगल आपको बताना है। तो सबसे पहले आप वेक्टर a के बारे में बात करो। देखो अगर मैं वेक्टर a की बात करूं तो वेक्टर a क्या है आपका, 2i कैप, यानी 2 कहाँ है आपका x में, है ना, और 3 कहाँ है आपका j में, हाँ कि ना। तो वेक्टर a जो ये बनेगा, ये यहाँ बनेगा इसका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट होगा कितना, अगर आप a का रिजल्टेंट बोलो, क्योंकि वो वही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9, है ना, ये 9 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 3 9 प्लस 2 2 4, तो कितना हो गया ये 13, है ना। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर आपको दिया हुआ, आपने बना लिया, एंगल बिटवीन a एंड y, आपको बोल रहा है ये बता दो। देखो डायग्राम अगर आप बनाते हो तो डायग्राम बनाने से हमें बहुत सारा फायदा मिलता है, उसका रीजन क्या होता है, डायग्राम से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपको ये एंगल पूछ रहा है, मान लेते हैं इसको अल्फा, मान लेते हैं इसको अल्फा, तो बताइए ये एंगल कितना होगा। अगर आप सिंपली भी देखो यहां से, तो आप क्या ले सकते हो, 10 अल्फा ले लीजिए, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है आपका थीटा के साथ वाला जो होता है वो क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर यहाँ एंगल होता तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो उसने तो जो पूछा है वही हमें करना है, तो परपेंडिकुलर कितना कितना हो जाएगा बताइए, 2
और बेस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं? जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे हम डायग्राम बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग i प्लस जे इज, कह रहा i प्लस जे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालिए, इसका क्या होगा, आप सिंपल देख के आंसर बता सकते हो। इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो मॉड कितना हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, देखो जरा, वेक्टर अपॉन उसका मॉड, तो उसका मॉड कितना हो जाएगा √2। तो बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, सिंपल है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है जो कि आपके पेपर में ऐसे ही एज इट इज आ जाते हैं। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से कर लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कह रहा है इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो आपकी स्केलर है। तो देखो, आई होप यू हैव डन होल ऑफ योर फिजिक्स, पूरी फिजिक्स का रिवीजन आप कर चुके हैं, तो आपको ये पता तो होगा बिल्कुल ही, ये वेक्टर का एक्चुअली में पार्ट नहीं है, ये तो कंबाइंड फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन वेक्टर में क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट वेक्टर है या स्केलर है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको ये बोला है इसने कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी क्या है, स्केलर है। तो बताइए भाई स्केलर क्या होती है। स्केलर वो होती है जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और दे फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। तो बताइए क्या होगा, वर्क आपका क्या है, स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर ही है। तो सिंपल इसका आंसर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। इस तरह के सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मार्क्स देके जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी इसको रिवाइज किया हुआ। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, ओके, दो वेक्टर आपको दिए हैं, कह रहा है इनके बीच का एंगल बता दो, इनके बीच का एंगल बता दो। तो मैंने आपको एंगल के लिए बताया था, आप या तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो यूज, या क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके, और बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस, तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप जरा गौर से दोनों वेक्टर्स को देखिए, दोनों वेक्टर को जरा गौर से देखिए, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों 3D में, कुछ फर्क है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल है, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो वेक्टर इक्वल जब होते थे तो क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो मुझे बताओ, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा, है ना। इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलिए भाई, आपको बोल रहा है एक ट्रक है ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ। ठीक है भाई, जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं। एक ट्रक है और आपको ये कहा जा रहा है कि वो नॉर्थ में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। टर्न्स वेस्ट, ओके, टर्न्स वेस्ट, वेयर इज वेस्ट, ये है वेस्ट भाई। टर्न्स वेस्ट एट द सेम स्पीड, यानी यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेस्ट है, ये साउथ है भाई। भाई आपको ये डायरेक्शन की नॉलेज तो है ना, है ना। नॉर्थ को हम यहाँ ले लेते हैं, साउथ यहाँ ले लेते हैं, वेस्ट इधर हो गया, ये ईस्ट हो गया। आपको कह रहा था चेंज इन इट्स वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या होता है चेंज, किसी भी चीज का चेंज हो, चाहे वो पोजीशन का चेंज हो, वेलोसिटी का चेंज हो, फोर्स का चेंज हो, किसी का भी मोमेंटम का चेंज हो, हमेशा हम क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही लेते हैं। ठीक है भाई, चलो तो करते हैं फाइनल, फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे बताओ। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। पता चला तुमसे बोला चेंज इन वेलोसिटी, तुमने बोल दिया मैम 0, क्योंकि 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ डायरेक्शन बदल गई है भाई। फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, देखो जरा, क्या लिखोगे, -20 आई कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है 20 जे कैप, हाँ कि ना, है ना। ये निकल गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पे देखो जरा, -20 आई कैप कहाँ है, इधर ही है। -20 जे कैप कहाँ है, ये इधर है। कहाँ निकला, कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ कह रही हूँ, साउथ वेस्ट। कहाँ है भाई, साउथ वेस्ट, यानी सी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। आप बोलोगे मैम ये तो ऊपर जा रहा था, भाई बात यही है कि चेंज इन वेलोसिटी देखना है हमको, हमारा मुद्दा चेंज इन वेलोसिटी का है, और चेंज इन वेलोसिटी आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली करोगे, और उसके बाद जो बन रहा है दैट इज द डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सीधा अंडर रूट
20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है। कितना हो जाएगा ये 400 रूट 800, तो कितना हो जाएगा ये बताइए 20 रूट 2 है ना, यहाँ पे रूट 2 होना था, ये आंसर हो जाएगा। बताइए क्या सबको बढ़िया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया, तो मैंने आपको बड़ी आसानी से ये चीज समझा दी है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्सेस F1 एंड F2, क्या बोल रहा है, फोर्सेस F1 एंड F2, कह रहा है फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है भाई, आपको कह रहा है कि दो फोर्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट कर देंगे, तो एक F1 हो गया एक F2, और आपको बोल भी दिया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका जो नेट रिजल्ट आएगा आपको पता है क्या आएगा बताइए, जब दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है या एडिशन करना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये सारा 0 हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल। ठीक है चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। चलिए इफ a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, द एंगल बिटवीन a एंड b इज, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, एक सेकेंड रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके ये एक ही पेज में दोनों क्वेश्चन आ गए, चलिए कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके इधर देखिए, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कोई नहीं, सेम बोर्ड पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमारा ठीक है। कह रहा है इफ a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होता क्या है, a माइनस बी का मॉड, मॉड समझ में आ रहा है आपको, व्हाट इज मॉड, मॉड इज मैग्नीट्यूड, तो अगर हम ये लिखे तो मैं क्या लिखूंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यही होता है a माइनस बी का मॉड, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू, कह रहा है किसके बराबर है ये, मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b, ठीक है, ये कह रहा है सब ऐसा है। अगर मैं वेक्टर a और वेक्टर b को बनाऊं, चलो मान लेते हैं मैंने बनाया, ये वेक्टर a है, ठीक है, और ये वेक्टर b है, ये बोल, ठीक है, वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b, ये किया, इसका कुछ रिजल्ट आया, ये हो गया। कह रहा है ये जो रिजल्ट है ये इस b के बराबर है और ये भी a के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, ये तीनों क्या है आपस में बराबर है। ऐसा कब होगा बताओ, ऐसा कब होगा, अब आप सोचो a और b आपस में बराबर है, क्लियर है, ये कुछ भी वैल्यू होगी, a और b आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब आपका यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला मान लो, चलो मैं 0 मान लेती हूँ। अब इसको देखो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, यहाँ पे इन एंगल को आपको पुट करके रखना पड़ेगा, अगर 0 डिग्री रखते हो आप यहाँ पे 2ab cos थीटा यहाँ पे, तो क्या ये बराबर होंगे, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 0 नहीं। अगर आप 90 रखते हो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है भाई। अगर आप 60 रखते हो, 60 cos 60 कितना होता है cos 60 बताइए, 1/2 होता है ही नहीं होता है, हाँ कि ना। अगर आप cos 60 रखते हो तो देखो क्या बनेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ठीक है, a स्क्वायर ले लेती हूं मैं इंटू cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में a माइनस बी किसके बराबर हो गया बताइए, बी स्क्वायर के, यानी b के, है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे कभी कभी हमें ऑप्शंस को देखकर आंसर देखना पड़ता है, तो मैंने ऑप्शन में देखा अगर मैं 0 डिग्री रहूंगी तो ये तो पूरा वैल्यू आ जाएगा, अगर मैं 60 रख रही हूँ तो यहाँ पे cos 60 रखने पे ये वैल्यू हट जा रही है, तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है b, तो वो बोल ही रहा था कि वो a और b के बराबर है, क्लियर है बात, आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि ये कब इक्वल बन रहा है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 60 डिग्री। बताइए
कुछ नहीं करना है आपको, a माइनस बी करके देखो और उसको देखो आपका a और b के बराबर। ये तो आपको पहले से बता ही रखा है इसने, ये तो इसने बोल ही रखा है इसने। क्लियर है? कह रहा है a माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b। कह रहा है सब बराबर है, इसने दे ही दिया कि सब क्या है, बराबर है। तो भाई a और b अगर बराबर है आपस में तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन के लिए एंगल ये होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये फिगर से आपको ये बताना है कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा। याद है मैंने आपको पॉलीगन लॉ बताया था, पॉलीगन लॉ आपने पढ़ा होगा, पॉलीगन लॉ जिसमें बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगन में वेक्टर का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब आप देख लो क्या होगा। देखो रेगुलरिटी देखो, मैंने क्या बताया था आपको, रेगुलरिटी देखो। क्या a प्लस बी रेगुलर है? नहीं, क्योंकि दोनों का हेड कनेक्ट हो रहे हैं। क्या c और a रेगुलर है? यस, c और a रेगुलर है। तो क्या होगा इसका आंसर, a प्लस सी। ठीक है ना, c फिर a प्लस सी, a प्लस सी क्या बनेगा, b। यही तो है पॉलीगन का। तो क्या होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू b। बताइए, ये बात समझ में आ गई? तो पॉलीगन लॉ है सिंपल। रेगुलर पॉलीगन का सम 0 होगा और नहीं है तो आप देख लीजिए कहां पे होगा रेगुलर। रेगुलर माने एक का टेल दूसरे के हेड से कनेक्ट होना चाहिए, एक का टेल दूसरे के हेड से कनेक्ट होना चाहिए। आगे करें। चलिए आगे देखिए। ओके, चलो आपको बोल रहा है A body is at rest. Okay, अब आपको कह रहा है एक बॉडी रेस्ट पे है अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। ठीक है, कह रहा है एक बॉडी रेस्ट पर है, उसमें फोर्स लग रही है बट स्टिल द बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा होगा। तो कह रहा है बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, 2 ऑफ विच आर दिस एंड दिस, द थर्ड फोर्स इज। तो बताइए, बताइए भाई क्या होगा, बोलिए। देखो आपको कह रहा है कि दो फोर्स आप बॉडी पे 3 लग रही है और कह रहा है, तो हमें ये पता है भाई F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा, 0 है ना, क्योंकि आपको कह रहा है बॉडी रेस्ट पे है। फोर्स लगने के बाद भी बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या होगा, सारी फोर्सेस का सम 0 होगा। तो आपको बोल रहा है एक फोर्स क्या है, F1। F1 क्या है, 4i कैप। F2 क्या है, 6j कैप। कह रहा है F3 क्या होगा, तो F3 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे F3 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन यहाँ लगा देती हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, -4i कैप -4j कैप। तो ध्यान रखना कभी भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स 0 तो सारी फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। If a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to vector this and this, then the value of। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, इस पे स्टार मार्क कर लो। आपको कह रहा है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है आपको कि दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो कह रहा है कि बताओ वैल्यू, वैल्यू बतानी है आपको किसकी, एक ही वैल्यू बतानी है कि ताकि ये परपेंडिकुलर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये बात याद रखना है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे देखो जरा a डॉट बी 0 करो, कैसे बताया था, i को i से, j को j से, k को k से। तो 2 को 4 से करो, एक सेकेंड, 2 को यहाँ देखो जरा, इसने जानबूझ के उल्टा लिखा हुआ है, 2i कैप -4i कैप। तो कितना हो जाएगा, -8i, -8 i तो 1 हो जाएंगे। फिर 3 और ये कितना हो गया, 4, 3 4 जा 12, देन 8 और अल्फा, तो +8 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई सबको, ये बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, 4 + 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, 4/8, 2 2 जा 2 4 जा 1/2, -1/2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इधर चला जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको, याद है ना। चलिए इतना ज्यादा टफ नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट करें। इफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर, देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया पैरेलल वाला।
तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0, है ना। और क्रॉस करना आपको आता है, कैसे क्रॉस करेंगे, आई जे के। चलिए तो आपको पता है 3D में कैसे लेते हैं हम लोग, आई कैप, रुक जाइए इसको हरी